फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनसीईआरटी सूत्र सीरीज। आई होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा और वो पढ़ा भी होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था ओशन और वाटर के बारे में। जनरल एस्पेक्ट, टेम्परेचर, सैलिनिटी, हाउ ओशियंस आर गेटिंग फॉर्म्ड, कितना सरफेस एरिया कवर करते हैं एंड सो ऑन। Now today we are going to talk about the water movement, that is the movement of the ocean water. अब देखिए, ओशियन वाटर के मूवमेंट के काफी सारे कारण हो सकते हैं। विंड से फ्रिक्शन हो सकता है, सैलिनिटी डिफरेंस हो सकता है, टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, सन और मून के ग्रेविटेशन फोर्सेस हो सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हो सकते हैं। और इन सब को लेते हुए, इन सब को कंसिडर करते हुए हमें ये पता लगता है कि ओशियन का अलग अलग टाइप के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। वाटर इज नॉट मूविंग ओनली इन अ सिंगल वे, इन अ सिंगल डायरेक्शन, बट मल्टीपल मूवमेंट्स आर देयर। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओशियन वाटर के किस किस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं और उससे क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को, वीडियो देखने के बाद में चैप्टर को एनसीईआरटी से जरूर रीड आउट करें, तभी आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। तो देखिए, जब ओशन वाटर की मूवमेंट की बात आती है तो मैं इसको दो कैटेगरी में रखता हूं। वन, इट मे बी द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड अनदर विल बी वर्टिकल मूवमेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मींस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वाटर इज मूविंग। द वर्टिकल मूवमेंट विल बी देयर इज अ राइज एंड फॉल इन द वाटर लेवल। ये होगा वर्टिकल मूवमेंट। तो देयर इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड देयर इज आल्सो अ वर्टिकल मूवमेंट। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी है आपका और वर्टिकल मूवमेंट भी है। जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात आती है तो दो टाइप के मोशन देखने को मिलते हैं। वन इज नेम्ड एज ओशन करंट, अनदर इज नेम्ड एज ओशन वेव्स। और जब मैं बात करता हूं वर्टिकल की, तो मेरे पास आते हैं टाइड्स। तो इन टोटल हमें तीन टाइप के मोशन डिस्कस करने हैं, टाइड, वेव्स एंड करंट के बारे में। यू मे बी थिंकिंग कि सर, क्या होती हैं वेव्स, क्या होते हैं करंट, क्या होते हैं टाइड्स? एक एक करके सबके ऊपर बात करते हैं। चलिए देखो, आपको यहाँ पे विजिबिलिटी नजर आ रही होगी कि सर यहां से पानी जो है मूव कर रहा है, इधर भी पानी मूव कर रहा है। ये जो मोशन है आपका हॉरिजॉन्टल में, ये आपके वेव्स कहलाते हैं। अब आपको लग रहा होगा लिटरली यहाँ पे वाटर के पार्टिकल मूव करते हैं, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ पे वाटर का कोई खास मूवमेंट होता नहीं है। डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहाँ पे वाटर ऑलमोस्ट एक सर्कुलेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता है। यू कैन सी राइट हियर कि वाटर क्या करेगा, एक सर्कुलेटरी मोशन जो वो एग्जीक्यूट करता रहता है इस तरीके का। और वाटर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे एनर्जी को ट्रांसफर करता है, और ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इसी से आपकी वेव्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। तो दैट इज द होल सिनेरियो व्हिच इज हैपनिंग ओवर हियर। और ये जो आपके वेव्स बनती हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि वेवलेंथ, कि आपका जो क्रस्ट और ट्रफ अगेन फॉर्मेशन हो रही है बार बार, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। एक कंप्लीट साइकिल के बीच का जो डिस्टेंस होगा आपका, वो वेवलेंथ कहलाता है। अब कितने यूनिट टाइम में कितनी बार ये साइकिल बनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। काफी बड़ी वेव है तो वेवलेंथ काफी बड़ी होगी, उससे फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। वेव छोटी है तो वेवलेंथ छोटी होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी उस केस में बढ़ जाती है। दैट इज द होल सिनेरियो। लेकिन आप ये याद रखें, यहाँ पे मिनिमम मूवमेंट होता है। और मिनिमम मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। रियल में मेटलिस्टिक मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा होता। दूसरा फोर्स आता है आपके पास, दूसरा मूवमेंट आता है आपके पास, टाइड्स। अब ये टाइड्स कैसे बनते हैं? देखिए, पहले तो चीज ये समझनी है आपको, टाइड्स का मतलब है वाटर लेवल का राइज होना, फिर से फॉल डाउन होना, फिर से राइज होना। आप यहाँ पे देखिए, आप ये डायग्राम को समझ जाएंगे देख के कि ये अर्थ सरफेस है और ये मून है। जैसे जैसे मून जिधर जा रहा है उधर ओशन का लेवल राइज होता है, फिर मून उधर जाएगा तो ओशन लेवल उधर राइज होगा। लेकिन मून जहां ओशन लेवल राइज हो रहा है, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट भी ओशन लेवल राइज होता है। मतलब दो फोर्सेस हो गए मेरे पास, एक हो गया ग्रेविटेशन फोर्स और दूसरा बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, अगर मून यहां पे है तो इधर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हुआ। ये हो गया हमारे पास हाई टाइड। तो इसके ऑपोजिट कंडीशन के अंदर क्या लगेगा मेरे पास, अगर मून इधर है तो उधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है कि जब भी कोई चीज सर्कल पे मूव करती है तो वो अपने सर्कल को छोड़ने की कोशिश करती है। एंड देयर आर सर्टेन फोर्सेस जो सेंट्रीपिटल का काम करते हैं, उसको सर्कल पे रखेंगे। तो वो छोड़ तो नहीं पाएगी, लेकिन उसकी टेंडेंसी होगी, वो थोड़ा सा आउटवर्ड मोशन दिखाएगी। उसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि एक टाइम पे अगर इधर हाई टाइड है तो उधर भी हाई टाइड होगा, और फिर यहाँ पे लो टाइड देखने को मिल जाते हैं। जनरली ये होता है, ठीक है। अब देखो, होता क्या है कि आपका मेन फोर्स क्या हुआ इसमें? सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया है, या फिर सन और मून का ग्रेविटेशन फोर्स हो गया है। अब सन और मून का ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो पोजीशन के हिसाब से चेंज होता है। यू नो, ईयर में कुछ टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे सन है, यहाँ अर्थ है और यहाँ मून है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। सन, अर्थ और मून, ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि मून यहां है, अर्थ यहां है और सन यहां है। मतलब दे मे बी ऑन द स्ट्रेट लाइन, दे मे बी ऑन द राइट एंगल। इस बेसिस पे, ये जो पोजीशन है इसके बेसिस पे हम टाइड्स को क्लासिफाई करते हैं। वन कैन बी स्प्रिंग टाइड, अनदर कैन बी नीप टाइड। अगर आप भूल जाओगे तो कैसे याद रखोगे? स्प्रिंग टाइड का मतलब होता है एस, एस का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है।
तो अगर सन, मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन पे हैं तो मेरे पास जो भी टाइड बनेगी उसको मैं स्प्रिंग टाइड बोलूंगा। इफ दे आर एट अ 90 डिग्री एंगल, 90 एन स्टैंड्स फॉर 90, आप याद रख सकते हो, तो ये मेरे पास क्या होंगे, व्हेन सन, अर्थ एंड मून आर ऑन 90 डिग्री एंगल, तो वी विल कॉल इट नीप टाइड। तो एक टाइड तो आपकी पोजीशन के बेसिस पे हो गई है, स्प्रिंग टाइड हो सकती है या नीप टाइड हो सकती है, राइट। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि सर इस पोजीशन में तो सन इधर है, मून इधर है, फिर टाइड किधर बनेगी। देखिए मून का ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सन के ग्रेविटेशन फोर्स से, इसलिए आपकी मोर हाई टाइड की अगर मैं बात करूं तो टुवर्ड्स मून बनेगी, क्योंकि मून हमसे बहुत क्लोज है। ऑल्दो मैं मानता हूं कि सन का साइज काफी बड़ा है, बट सन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और जब भी ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाता है, यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स काफी ज्यादा रहता है, राइट। दूसरा, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी हम टाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमारे पास डायरेक्शनल टाइड हो सकती है, सेमी डायरेक्शनल हो सकती है, या मिक्स टाइड हो सकती है। डायरेक्शनल टाइड का मतलब है कि दिन में एक हाई टाइड आए और एक लो टाइड आए, लेकिन सेमी डायरेक्शनल का मतलब है दिन में दो हाई टाइड होंगे और दो ही आपके लो टाइड देखने को मिलेंगे। जब आती है आपकी मिक्स्ड की कंडीशन, तो मिक्स कंडीशन के अंदर एक्चुअली कोई नंबर डिफाइन नहीं होता है, ना तो हमारे पास वन कम क्लेम कर सकते हैं, ना टू क्लेम कर सकते हैं, इवन यहाँ पे इंटेंसिटी भी डिफाइन नहीं होती है। मे बी हाई टाइड, मे बी वन ऑफ द हाई टाइड इज वेरी हाई एंड वन ऑफ द हाई टाइड कैन बी इवन लो ऑन द एनर्जी, तो ये हो सकता है। तो दैट इज शॉर्ट ऑफ मिक्स टाइड की कंडीशन देखने को मिल जाएंगी, राइट। सवाल अब ये है कि सर टाइड्स बनती हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस ये है, देखो कि अगर मान लो किसी एरिया में हाई टाइड आया, उसका मतलब ये है कि वहां वाटर लेवल बढ़ गया होगा, तो वहां पे नेविगेशन आसान हो जाता है। अगर वाटर लेवल कम था तो वहां से शिप का आना जाना कॉम्प्लिकेटेड है, वाटर लेवल बढ़ गया तो नेविगेशन हो गया है। फिर फिशरमैन के लिए काफी बेनिफिट होते हैं, भाई हाई टाइड है तो बहुत सारा पानी तो समुद्र से आ ही रहा है ना, जब ओशन से पानी आ रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी ब्रिंगिंग फिशेस, तो फिशरमैन को जाने की जरूरत नहीं है, फिशेस उनके पास में अपने आप ही आ रही हैं, तो फिशरमैन को फायदा होता है। फिर डीसिल्टिंग होती है, लेट्स से मेरे पास कोई पोर्ट है और पोर्ट के ऊपर बहुत सारा सिल्ट जमा हो जाता है, जब हाई टाइड आती है तो क्या होगा, जब वो वापस जाएंगे तो बहुत सारे सिल्ट को अपने साथ ले जाएंगे, डीसिल्टिंग होती है नेचुरली। मैं आपको बताना चाहूंगा पोर्ट की डीसिल्टिंग बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, लेकिन जहां टाइड्स आते हैं वहां नेचुरली ही एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर पावर जनरेशन की बात करते हैं, ऑब्वियसली अगर हाई टाइड आ रहे हैं, फिर से जा रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है, इस काइनेटिक एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं, तो हमारे लिए पावर जनरेशन में भी ये हेल्प करते हैं। एंड देन आपके काफी सारे वेसल्स हैं जो इजीली एंटर हो जाते हैं जब आपका हाई टाइड आता है, तो टाइड्स की काफी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इसको हम हार्नेस भी करते हैं। कनाडा इज द कंट्री जो सबसे ज्यादा टाइड की एनर्जी को हार्नेस करने का काम करता है। अब एक मोमेंट हमारे पास और था, ओशियन करंट, ये क्या होते हैं। आप ये इमेजिन कर सकते हो, ओशियन करंट आर जस्ट लाइक ए मूविंग रिवर इनटू द ओशन, एक रिवर टाइप सिस्टम ओशन में मूव कर रहा है। हम बात करें अगर क्या क्या फैक्टर होते हैं, तो दो कैटेगरी होती है मेरे पास, कुछ प्राइमरी फैक्टर होते हैं, कुछ सेकेंडरी फैक्टर होते हैं। प्राइमरी फैक्टर में क्या होगा, जैसे देखो एक एरिया है जो ओवरहीटेड है, दूसरा एरिया कूल है, तो हीट ट्रांसफर के लिए मूवमेंट होगा। ऐसे ही विंड चल रही है, फ्रिक्शन फोर्स आएगा तो मूवमेंट होगा। इसके अलावा ग्रेविटेशन फोर्स, भाई कहीं सैलिनिटी ज्यादा है कहीं कम है, तो लाइट वाटर है हैवी वाटर है, तो उसकी वजह से भी मूवमेंट देखने को मिल जाता है। और फिर आता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स होता है अर्थ के मोशन की वजह से, अर्थ जब घूम रही होती है, रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो कोरियोलिस फोर्स आता है, नॉर्थ में राइट होता है और सदर्न में लेफ्टवर्ड होता है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास ओशियन करंट की डायरेक्शन डिसाइड होती है। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी फैक्टर भी होते हैं। सेकेंडरी फैक्टर का मतलब होता है जैसे कोस्ट लाइन हो गया, उसकी शेप कैसी है, कोई आइलैंड बीच में आ गया है, तो ये सब सेकेंडरी फैक्टर के अंदर आते हैं। अगर मैं करंट की बात करूं तो मैं इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं, एक तो डेप्थ के बेसिस पे कि भाई एक होता है आपका सरफेस करंट और दूसरा होता है डीप वाटर करंट। सरफेस करंट या डीप वाटर करंट का क्या मतलब है, देखिए जब विंड मूव करती है तो फ्रिक्शन तो सरफेस पे आएगा ना, तो वो बहुत फास्ट मूव करेगा, वो सरफेस करंट हो गया है। लेकिन डेप्थ पे वाटर सैलिनिटी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से मूव तो वो भी कर रहा होगा, वो आपका डीप वाटर करंट कहलाएगा। और अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के बेसिस पे मेरे पास करंट होता है कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। जहां कोल्ड करंट की बात करते हैं तो ये हाई लैटिट्यूड रीजन से लो लैटिट्यूड रीजन की तरफ जाता है, ठीक है। जहां वार्म करंट की बात करते हैं तो ये लो लैटिट्यूड रीजन से हाई लैटिट्यूड रीजन की तरफ जाता है। इसलिए मैं आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व कर देता हूं, जब भी आप करंट पढ़ेंगे तो ये डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम में हमेशा देखना, जैसे ये करंट है, ये करंट हाई लैटिट्यूड से लो की तरफ आ रहा है, कैलिफोर्निया करंट कहला रहा है, ये करंट कोल्ड होगा क्योंकि ऊपर से आ रहा है, और यही ब्रांच ऊपर जा रही है,
लो लैटिट्यूड से हाई की तरफ जा रही है तो ये वार्म करंट कहलाएगी। तो फंडा सिंपल है, लो लैटिट्यूड से हाई की तरफ जो करंट जाएगा वो वार्म होगा, जो हाई लैटिट्यूड से लो की तरफ आएगा वो कोल्ड करंट होगा। इसलिए यहां से जो करंट नॉर्वे की तरफ जा रहा है नॉर्वेरियन करंट है लेकिन वार्म करंट है। यही करंट नीचे घूम के आ रहा है तो कैनरी करंट है, कोल्ड है क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट इंपैक्ट कि ठंडा महसूस करवा रहा है या गर्म। इसलिए आपको अटलांटिक के, पैसिफिक के, आपको इंडियन ओशन के करंट्स को याद रखना है, टेम्परेचर के हिसाब से याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जहां भी कोल्ड और वार्म करंट मीट करते हैं वहां एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। इसलिए जापान के पास आप देखो ओवोशियो क्रोशियो करंट यहाँ मीट करते हैं, अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। इसलिए जापान की डाइट में हमेशा सुशी होता है। ठीक है, तो मतलब हमारी डाइट, हमारा कंजप्शन, हमारा वियरिंग स्टाइल सब कुछ हमारे क्लाइमेट के हिसाब से डिटरमाइन होता है। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए। मुझसे डाउट पूछने हैं, अगर कुछ कनेक्ट करना है तो कपिल भारद्वाज फॉर यू इज माई इंस्टा हैंडल एंड इवन यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।